क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुनें। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 113 गोली विस्फोट। तुम वहां क्या कर रहे हो? गुस्से में सुन झेंगजोंग ने यूनक्सियाओं पर उंगली उठाई। मुझे लगा कि अब हमारा मैच हो रहा है। किसी समय यूनक्सियाओं को एक फल मिल गया था और वह रेलिंग पर अपनी पीठ झुकाकर उसे कुतर रहा था, मुस्कुरा रहा था और समय समय पर सिर हिला रहा था। जब सन झेंगजोंग ने यह देखा तो उसके मुंह से लगभग खून निकल आया। वह पूरी तरह कांप रहा था और चिल्ला रहा था, मास्टर युआहाओ, कृपया उसे मैच से बाहर कर दें और उसे हारा हुआ घोषित कर दें। यूनक्सियाओं ने मंच से गड्ढे को फेंक दिया और अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछ लिया। फिर तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या तुम मूर्ख हो? हमारे पास 2 घंटे हैं। कितना समय हो गया? क्या मैं अपनी ताकत को फिर से भरने के लिए कुछ फल भी नहीं खा सकता? युआन हाओ कुछ हद तक अवाक था, लेकिन उसने हाथ हिलाया और कहा, झेंगजोंग, बस अपने खुद के शोधन पर ध्यान केंद्रित करो। समय समाप्त होने से पहले वह मैच नहीं हारा है। सन झेंगजोंग ने ठंडी आवाज में कहा, अपने आप को मूर्ख बनाते रहो। मैं तुम्हें बाद में मेरे सामने घुटने टेक कर रोने पर मजबूर कर दूंगा। पागल! आप! सन झेंगजोंग को अचानक पता चला कि वह फिर से अपमान को आमंत्रित कर रहा है। जल्दी से वह उदास चेहरे के साथ घूमा और बात करना बंद कर दिया, अपना सारा ध्यान निखारने पर केंद्रित कर दिया। कुछ समय बाद कड़ाही पूरी तरह से राक्षसी लौ से सक्रिय हो गई। रून्स लगातार इसकी सतह पर चमकते रहे और कभी कभी हवा में उड़ गए। सन झेंगजोंग ने तुरंत कंटेनरों से तैयार सामग्री निकाली और उन्हें कड़ाही में डाल दिया। फिर ध्यान से लौ को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। समय समय पर कड़ाही में कुछ मंत्रमुग्ध मुहरें भेजी। जल्द ही कड़ाही के अंदर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनी जा सकती थी, जबकि ढक्कन के कुछ छिद्रों से हवा की धारें बाहर निकल रही थीं। ये संकेत थे कि गोली आकार लेने वाली थी। सन झेंगजोंग ने कड़ाही पर हथेली से जोर से थप्पड़ मारा, जिससे ढक्कन उड़ गया। जैसे ही उसने व्यंग्य किया, मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत अंदर से नीली रोशनी की किरण निकली। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कुछ मंत्रमुग्ध मुहरें बाहर फेंक दीं और उनमें प्रकाश फंस गया। एक चमचमाती गोली को सील के भीतर ऊपर नीचे उछलते हुए देखा जा सकता था, क्योंकि कड़ाही के भीतर से नीले धुएं का गुबार उठ रहा था और गोली में गिर रहा था। वह इस समय बेहद तनाव में था, क्योंकि गोली के आकार लेने का यह आखिरी चरण था। नवजात गोली कड़ाही के ऊपर तेज गति से घूमती है, नीले औषधीय शक्ति के पंखों को अवशोषित करती है। जैसे जैसे इसका रंग चमकीला होता गया, इसका ग्रेड भी बढ़ता गया। 3 स्पिन प्रथम श्रेणी, 5 चक्कर दूसरी श्रेणी। नवजात गोली से निकलने वाली आभा की लहरें उठती रहीं। तीसरी श्रेणी या उससे ऊपर के सभी कीमिया उत्पादों में एक निश्चित डिग्री की संवेदनशीलता होगी और गोली बनाते समय जोखिम भी बढ़ जाएगा। इसलिए गोली को तड़का लगाने के लिए एक महान बाहरी बल की आवश्यकता होती है। 6 चक्कर। इसमें केवल एक आखिरी चक्कर लगता है। गंभीर चेहरे के साथ सन झेंगजोंग की उंगलियां बाज के पंजे की तरह नवजात गोली की ओर बढ़ी। उससे आकर्षित होकर कड़ाही में ब्लूवुल्फ दानव ज्वाला उठी, जिसने नवजात गोली की ओर लौ की प्रवृत्ति भेजी। इस बीच गोली से निकलने वाली आभा की लहरें और अधिक हिंसक हो गईं। 7 चक्कर अपना अंतिम आकार लें। जैसे ही वह इस पर नियंत्रण खोने वाला था, सन झेंगजोंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, क्योंकि उसने अपनी आत्मा की शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित किया और औषधीय गोली को स्थिर कर दिया, इसे गुस्सा करने और आकार देने के लिए नीली लौ में डाल दिया। परिणामस्वरूप हिंसक उतार चढ़ाव धीरे धीरे दबने लगा। सुन झेंगजोंग के चेहरे पर खुशी की झलक थी और उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। वह जानता था कि वह सफल होने से केवल एक कदम दूर है। आज रिफाइनिंग प्रक्रिया काफी सुचारू है,
उसने सोचा, मुझे पहली बार ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। यूनक्सियाओं ने किनारे से उदासीनता से देखा और अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों की पुतलियों में दुष्ट दिखने वाले गहरे लाल रंग की एक झलक चमकी और फिर एक हल्का उतार चढ़ाव पूरे शून्य में फैल गया। युआन हाओ रिफाइनिंग को ध्यान से देख रहा था और समय समय पर सिर हिला रहा था। अचानक उसने भौहें सिकोड़ लीं, फिर आश्चर्य से यूनक्सियाओं की ओर देखा। उसे बस एक अजीब सी अनुभूति हुई, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। उसने यूनक्सियाओं को एक संदिग्ध नजर से देखा, फिर अपनी नजर सन झेंगजों के शोधन की ओर घुमाई और अंतिम चरण पूरा होने की प्रतीक्षा करने लगा। क्या हो रहा है? सन झेंगजोंग चौंका। नवजात गोली के चारों ओर लिपटी उसकी आत्मिक शक्ति किसी चीज द्वारा खींची गई प्रतीत होती थी और वह अचानक टूटकर नष्ट हो गई। उस पल में हिंसक गोली सार, जिसे उसने दबा दिया था, नियंत्रण खो दिया और गोली से एक बेहद खतरनाक आभा आसपास के वातावरण में फैल गई। अच्छा नहीं है, हैरान होकर उसने जल्दी से अपनी आत्मिक शक्ति जुटाई और उसे नवजात गोली पर दबा दिया। हालांकि जैसे ही उसने इसे छुआ, उसकी आत्मिक शक्ति वापस आ गई। बहुत देर हो चुकी है। अपने साधना आधार के साथ वह अब आखिरी बार गोली नहीं चला सकता। यह कैसे हो गया? सन झेंगजोंग खाली चेहरे के साथ खड़ा था, गोली को घूर रहा था क्योंकि उससे भयावह आभा की लहरें निकलने लगी थीं। युआन हाओ की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने यूनक्सियाओं को एक और संदिग्ध नजर से देखा। उसे स्पष्ट एहसास हो रहा था कि जो अजीब उतार चढ़ाव उसे अभी महसूस हुआ था वह इस लड़के से संबंधित था, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसका पता लगाया जा सके। क्या यह भ्रम हो सकता है? उन्हें विश्वास नहीं था कि यूनक्सियाओं में उनकी नाक के नीचे चालें खेलने की क्षमता है। यह जानते हुए कि गोली का शोधन विफल होने की कगार पर था, उसने आह भरी और चिल्लाया, सुजियांग। समझे मास्टर युआ। सुजियांग ने उत्तर दिया। वह जानता था कि युआन हाओ का क्या मतलब है। वह हल्के से बाहर चला गया और बस एक कदम के साथ वह कड़ाही के सामने था, नवजात गोली पर मुट्ठी फेंक रहा था। हवा में घुसी मुट्ठियों के कारण होने वाली कर्कश आवाज ने सभी दरबारियों के कानों में तेज दर्द भर दिया, जिससे उन्हें अपने कान बंद करने और बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। बम! मुक्का नवजात गोली पर लगा और वह उड़कर दूर जा गिरी, जिससे हवा में एक लंबी सीधी नीली रेखा छूट गई। जब वह प्लेटफॉर्म से करीब 100 मीटर दूर गया तो गोली फट गई। गड़गड़ाहट! विस्फोट से 8 लाख सैनिकों पर नीली ऊर्जा का एक बड़ा बादल उत्पन्न हुआ जो धीरे धीरे लुप्त हो गया। सेना इतनी शक्तिशाली थी कि सभी सैनिक डरे हुए और सहमे हुए लग रहे थे। विस्फोटक बल कम से कम एक महान मार्शल मास्टर के स्तर का था। यदि गोली मंच पर फट जाती तो कम से कम आधे दरबारी वहीं मर जाते। सबके माथे ठंडे पसीने से लथपथ थे। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि एक कीमियागर को परिष्कृत होते देखना कोई सुखद बात नहीं थी, बल्कि बेहद खतरनाक थी। पूरे इतिहास में कीमियागरों के बारे में कहानियों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने शोधन की प्रक्रिया के दौरान खुद को उड़ा लिया। इसलिए अधिकांश कीमियागरों के पास मार्शल आर्ट में कुछ हद तक निपुणता थी और केवल तभी वे सभी विस्फोटों से बच सकते थे। एक क्षण की समाधि के बाद सुन झेंगजोंग ने अपनी निगाह यूनक्सियाओं पर डाली। उसकी आंखें तीव्र घृणा से भर गईं। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह यूनक्सियाओं के कारण हुआ था और उसने सोचा कि उसने इसे ठीक से नियंत्रित नहीं किया है। उसे अपने दिल में भावनाओं को बाहर निकालने के लिए एक जगह की आवश्यकता थी। इसलिए उसने अपने अवसाद को यूनक्सियाओं के प्रति घृणा में बदल दिया। तुम क्या देख रहे हो? क्या बेवकूफ है? तुमने सोचा कि तेजी से सुधार करके तुम मुझसे बेहतर हो? अब तुम्हें मेरी तरह फिर से शुरुआत करनी होगी। यूनक्सियाओं ने ठंडे स्वर में मजाक उड़ाया। आप सन झेंगजॉन इतना क्रोधित था कि उसकी दाढ़ी हिल गई और उसका चेहरा लाल हो गया। कृपया जल्दी करें, आप दोनों। आपके पास आधी अगरबत्ती जलाने में लगने वाले समय से भी कम समय है। युआन हाओ की आवाज गूंजी। सन झेंगजॉन हैरान रह गया और उसने जल्दी से सामग्री इकट्ठा की और शोधन का दूसरा दौर शुरू किया। युआन हाओ ने यूनक्सियाओं को उदासीन दृष्टि से देखा और ठंडे स्वर में कहा,
मास्टर यूनक्सियाओ, क्या आप शुरू से अंत तक इस तरह देखने की योजना बना रहे हैं? उनकी आवाज में भरपूर व्यंग्यात्मक लहजा था। हाँ, बिल्कुल नहीं, यूनक्सियाओ ने उसे हल्की सी मुस्कान दी। फिर उसने हल्के से 2 बार छलांग लगाई और व्यायाम करना शुरू करते हुए अपनी बाहें फैला दी। अपनी भुजाएं मोड़े, 1, 2, 3। हाँ, हाँ। अपने पैर दबाओ, 1, 2, 3। हाँ, हाँ। अपनी कमर घुमाओ, 1, 2, 3। हाँ, हाँ। अपनी कलाइयों का व्यायाम करें, 1, 2, 3। हाँ, हाँ। अपनी बाईं ओर मुड़े, फिर अपनी दाईं ओर। हाँ, हाँ। जब उसने व्यायाम करना शुरू किया तो हर किसी ने चौड़ी आंखों और झुके हुए जबड़ों से देखा। यह सबसे बुनियादी अभ्यासों का एक सेट था जो किसी के शरीर का निर्माण करता था। प्रशिक्षण से पहले सैनिकों के लिए एक वार्म अप अभ्यास। तियानशुई का लगभग हर सैनिक यह जानता था। हालांकि यूनक्सियाओ ने इसे इतने मजेदार तरीके से किया कि जिसने भी उसकी ओर देखा उसे लगा कि उसकी आंखें झुकने वाली हैं। ली चुन्यांग उस पर चिल्लाने वाला था और उसे अपमानित होने से रोकने के लिए कहने वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसके लिए बेहतर होगा कि वह अपना मुंह बंद कर ले और चुपचाप बगल से देखता रहे। ठीक है, मैंने वार्म अप अभ्यास पूरा कर लिया है। सुधार शुरू करने का समय आ गया है। यूनक्सियाओ सन झेंगजोंग के बगल में एक खाली जगह पर चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहा हो और अपने सिर पर उंगली से थपथपा रहा हो। सभी की निगाहें उस पर थीं, यह देखने के लिए उत्सुक थीं कि वह इसे कैसे समाप्त करेगा। अचानक झांग क्विंगफान आगे बढ़े और कहा, मास्टर यूंगसियाओ, कृपया मेरी गोली का उपयोग करें। उसने ताली बजाई और उसके इशारे से एक साधारण सा दिखने वाला कड़ाही शून्य से बाहर गिर गया। यह हर तरफ बैंगनी था, जिसका मतलब था कि यह तीसरी श्रेणी की बैंगनी कड़ाही थी। सन झेंगजोंग का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह थोड़ा तनाव में आ गया। हालांकि एक कीमियागर का स्तर मुख्य रूप से उसकी अपनी ताकत पर निर्भर करता है, उपकरण भी बड़ी मदद प्रदान कर सकते हैं। कम से कम उनके प्रतिद्वंद्वी की बैंगनी कड़ाही उनकी नीली कड़ाही से कई ग्रेड ऊंची थी। इसे रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यूनक्सियाओ ने धीरे से बैंगनी कड़ाही पर थपकी दी, जिससे वह तुरंत सिकुड़ गई और फिर वापस झांग क्विंगफान के हाथ में चली गई। झांग क्विंगफान अचंभित रह गया, लेकिन फिर वह शांत हो गया और पीछे हट गया। चूंकि यूनक्सियाओ ने उसकी कड़ाही को अस्वीकार कर दिया था, उसका मानना था कि उसके पास एक बेहतर कड़ाही होनी चाहिए। हालांकि तीसरी श्रेणी की बैंगनी कड़ाही पहले से ही सभी तीसरी श्रेणी के उपकरणों के बीच सबसे मजबूत कड़ाही थी, क्योंकि उसने पहले से ही यूनक्सियाओ के प्रति श्रद्धा विकसित कर ली थी, उसे बाद की ताकत पर कभी संदेह नहीं होगा। सन झेंगजोंग को महसूस हुआ कि उसका दिल वापस उसकी छाती में आ गया है और उसने राहत की सांस ली। लेकिन साथ ही उन्हें थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। यह लड़का तीसरी श्रेणी की बैंगनी कड़ाही को क्यों अस्वीकार कर रहा है? क्या उसके पास चौथी श्रेणी का कड़ाही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसके पास एक है भी तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह इसे नियंत्रित कर सके। मुस्कुराते हुए यूनक्सियाओ ने युआन हाओ से कहा, मास्टर युआ, कृपया मुझे बेहतर श्रेणी के प्राइमर्डियल स्टोन के 10 टुकड़े उधार दें। मेरी सारी संपत्ति अब आपके पास है। युआन हाओ ने भौहें चढ़ा दीं। जब यूनक्सियाओ ने बैंगनी कड़ाही को अस्वीकार कर दिया तो उसने पहले ही इस लड़के के बारे में अपने फैसले की पुष्टि कर दी थी। वह बस खिलवाड़ कर रहा है और बेवकूफी कर रहा है। जब वह बाद में मैच हार जाता है तो वह निश्चित रूप से परिणाम को अस्वीकार करने के लिए सभी चालें अपनाएगा। जब तक मैं जज हूं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। ले लो। युआन हाओ ने अनिच्छा से यूनक्सियाओ के हाथ में श्रेष्ठ श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थरों के 10 टुकड़े फेंक दिए, क्योंकि वह उसे घूरकर देख रहा था। यूनक्सियाओ ने अपनी हथेली में 10 पत्थर रखे हुए थे। अचानक प्रिमोर्डियल क्यूई की एक धारा उसकी हथेली से निकली और उन्हें चकनाचूर कर दिया, और एक पल के लिए आकाश पत्थर के पाउडर से ढक गया। इस बीच उसने अपनी हथेली बाहर फेंकी, जिसमें से एक शक्ति निकली जिसने सारे पाउडर को एक रेखा में इकट्ठा कर दिया,
जो उसकी बाह की हरकतों के साथ एक सफेद रेशम रिबन की तरह खूबसूरती से लहरा रहा था। वह क्या कर रहा है? युआन हाओ की आंखें हैरान हो गईं, लेकिन फिर उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या वह फिर से कोई चाल खेल रहा है? वांग चेन युआन हाओ के पास खड़ा था और बात नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने यूनक्सियाओ की हरकत देखी, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। यूनक्सियाओ ने रिबन को लहराना शुरू कर दिया और इसका उपयोग जमीन पर सभी प्रकार के पैटर्न बनाने के लिए किया। धीरे धीरे आदिम पत्थर का पाउडर जमीन पर गिरता गया, एक के बाद एक संरचनाएं बनती गईं जो आपस में जुड़ी हुई थीं। अध्याय 114 ज्वाला आंदोलन। यकीन से वांग चेन को सदमे में देखकर उसके दिल में एक ऊंची लहर दौड़ गई। उनके गुरु यांग डी ने अक्सर प्राइमर्डियल स्टोन्स के साथ एक संरचना बनाने की इस पद्धति का उपयोग किया था और उनकी तकनीकें लगभग इस लड़के के समान थीं। नहीं, लड़का अपने मालिक से भी अधिक कुशल लग रहा था। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? युआन हाओ की आंखें ठंडी से संदिग्ध और फिर गंभीर हो गईं। उन्होंने यह विधि नहीं सीखी थी, लेकिन जब वह दूसरी श्रेणी के कीमियागर थे तो उन्होंने एक व्याख्यान के दौरान लॉर्ड यांग दी को इसका प्रदर्शन करते देखा था। वह तब था जब लॉर्ड यांग दी 5वें स्तर के कीमियागर बन गए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने सालों के बाद इसे दोबारा देख पाएगा। किसी लड़के द्वारा किया गया प्रदर्शन तो बिल्कुल भी नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़का लॉर्ड यांग दी के शिष्यों में से एक था? उन्होंने वांग चेन पर एक नजर डाली, लेकिन जब उन्होंने उसकी आंखों में सदमा और अविश्वास देखा तो उन्होंने अटकलों को खारिज कर दिया। जब जिया रोंग और लुओ युनशांग, जो सेना में खड़े थे, ने यूनक्सियाओं को परिष्कृत करना शुरू करते देखा तो वे जल्दी से वहां पहुंचे और चुपचाप उसे किनारे से देखते रहे। जिया रोंग बहुत उत्साहित थी। जब भी यूनक्सियाओं ने कुछ परिष्कृत किया तो उसे हमेशा जबरदस्त लाभ प्राप्त हुआ। वह तब और भी उत्साहित हो गया जब उसने देखा कि यूनक्सियाओ इस बार बिल्कुल नई पद्धति का उपयोग कर रहा था। भींचे हुए जबड़ों के साथ उसने मन ही मन सोचा, बस रुको और देखो चट्टानों के नीचे रहने वाले टोडों के झुंड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर युन को तुच्छ समझने की? जब यह खत्म हो जाएगा तो उसकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से फायरक्रो साम्राज्य में कीमियागरों की पूरी दुनिया को हिला देगी। सब कुछ करने के बाद यूनक्सियाओं के चेहरे पर भाव शांत हो गए। एक अमीर परिवार के बेलगाम बेटे का उनका लुक पूरी तरह से गायब हो गया था। उसकी जगह शांति और लालित्य का भाव आ गया था और उनके होठों पर एक फीकी मुस्कान थी। एक पल के लिए उससे एक शांत गहरी हवा निकल रही थी जो तब भी नहीं बदलेगी जब आकाश ढह जाए और पृथ्वी टूट जाए। युआन हाओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं क्योंकि वह पूरी तरह से सदमे में था। यह न केवल यूनक्सियाओं की अभिव्यक्ति में बदलाव के कारण था, बल्कि उसकी आत्मा की शक्ति में उतार चढ़ाव के छल्ले भी फैल रहे थे, जो तेजी से प्रथम श्रेणी के कीमियागर के स्तर तक बढ़ गया था। उसने ऐसा कैसे कर दिया? युआन हाओ को लगा कि वह मुश्किल से ही खड़ा रह सकता है क्योंकि उसके दिल में सदमे की लहरें बार बार उठ रही थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यूनक्सियाओ अपनी ताकत को चौथे स्तर के कीमियागर की दिव्य भावना के तहत छिपा सकता है। गड़गड़ाहट। यूनक्सियाओ ने हल्के से उंगली की ओर इशारा किया। उसमें से हवा का एक झोंका निकला और प्रिमोर्डियल स्टोन पाउडर पर टकराया, जिससे चिंगारी की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई जिसने तुरंत पाउडर को जला दिया और उन्हें आग लगा दी। आग की लपटें एक वयस्क की आधी ऊंचाई तक हवा में बेतहाशा ऊपर उठीं। वह क्या कर रहा है? कुछ मांस को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, सन झेंगजोंग ने सोचा। वह हैरान था क्योंकि उसे तकनीक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उसकी आंखें तुरंत सदमे से फैल गईं क्योंकि उसने देखा कि यूनक्सियाओं ने अपने पास मौजूद सामग्री का एकमात्र सेट आग में फेंक दिया था। उसने न तो सामग्रियों को वर्गीकृत किया और न ही शुद्ध किया, और उसे कढ़ाई की भी आवश्यकता नहीं थी। वह बस उन्हें आग की लपटों में जला देता है। इस समय सन झेंगजों के गोली शोधन के ज्ञान में कुछ दरारें दिखाई देने लगीं। उसने अपना सिर हिलाया और सोचा, ध्यान केंद्रित करो, ध्यान केंद्रित करो। यह लड़का बस गड़बड़ कर रहा है और उसका इरादा मेरा ध्यान भटकाना है। मैं उसके जाल में नहीं फंस सकता। यह मन में रखते हुए
उसने अपनी सांस रोक ली और अपना सारा ध्यान वापस रिफाइनिंग पर केंद्रित कर दिया। यूनक्सियाओं ने तुरंत दोनों हाथों से कुछ जादू के इशारे किए और उन्हें भीषण आग में भेज दिया। तुरंत अव्यवस्थित लपटे ड्रैगन, फीनिक्स, पहाड़, पेड़ और यहाँ तक कि नग्न लड़कियों जैसी विभिन्न चीजों में आकार लेने लगीं। उन्हें देखकर हर किसी की सांसें थम गईं और वे भयभीत हो गए। युआन हाओ पूरी तरह से चकित था। खाली चेहरे के साथ वह मन ही मन बुदबुदाया, यह उसकी लौ नियंत्रित करने की तकनीक। वांग चेन का चेहरा गंभीर था और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, हाँ, यह लॉ को नियंत्रित करने की तकनीक है जिसका आविष्कार लॉर्ड गु फेयांग ने किया था। फ्लेम मूवमेंट। चकित होकर युआन हाओ ने कहा, क्या वह और आपका मास्टर? वांग चेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसकी आंखों में हैरानी भरी झलक थी और उसने कहा, मैंने मास्टर को कभी यह कहते नहीं सुना कि उसके पास इस तरह का कोई शिष्य है। मेरे गुरु के अलावा गुवू साम्राज्य के दामाद जून रुयुन को भी भगवान गु फियांग की कीमिया विरासत में मिली थी। क्या यह बच्चा अंकल मास्टर जून रुयुन का शिष्य हो सकता है? युआन हाओ एक पल के लिए रुके, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर वह वास्तव में लॉर्ड जून रुयुन के शिष्य हैं, तो वह तियानशुई जैसी छोटी जगह पर नहीं रहते। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि गुवू साम्राज्य यहाँ से हजारों मील दूर है। वांग चेन ने भी इसके बारे में सोचा और उन्हें लगा कि यह अधिक से अधिक अविश्वसनीय और समझने में कठिन हो गया है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। आग की लपटें विभिन्न रूपों में बदल गईं, जिससे उनके ऊपर मंडराने वाली सामग्रियां अलग अलग जलने लगीं। प्रत्येक को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया गया था। जिस सामग्री को केवल थोड़े समय के लिए जलाने की आवश्यकता थी, उसके नीचे एक छोटा सा फूल था जो गर्म गर्मी छोड़ रहा था, जबकि जिस सामग्री को तेज गर्मी से तड़का लगाने की आवश्यकता थी, उसके नीचे एक भालू दहाड़ रहा था। आसमानी बिच्छू की चुभन एक जलते हुए टोड़ के मुंह में रह गई थी, जिससे वह जलकर लाल हो गया था। संपूर्ण शोधन प्रक्रिया बस एक जीवंत और सुंदर पेंटिंग थी। यह वह है, यह वह ही होगा। लुओ युनशान ने उसके गालों से आंसू बहते हुए देखा। इससे पहले वह 100% निश्चित नहीं थी, लेकिन जब उसने फ्लेम मूवमेंट देखा तो उसे अब कोई संदेह नहीं रहा। यूनक्सियाओं के पीछे वाला व्यक्ति वही आदमी होगा। मास्टर युआ हाओ, आपको क्या लगता है कि मैच कौन जीतेगा? जब वांग चेन ने दोनों व्यक्तियों को गोलियां बनाने के चरण पर आते देखा तो वह पूछने से खुद को नहीं रोक सका। युआन हाओ रुके और फिर उन्होंने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, यूनक्सियाओं द्वारा फ्लेम मूवमेंट का इस्तेमाल करने से पहले मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि झेंगजोंग विजेता होगा, लेकिन अब मैं इतना निश्चित नहीं हूं। वांग चेन हंसे। मुझे लगता है कि मास्टर सन झेंगजोंग जीतेंगे। हालांकि ली यूनक्सियाओं कुशल हैं, उनके पास केवल प्रथम श्रेणी के कीमियागर की आत्मा शक्ति है। वह 7 को परिष्कृत करने की उम्मीद नहीं कर सकते। उसके शब्द अचानक रुक गए, जैसे कि उसके मुंह में एक मेंढक डाल दिया गया हो और उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि उसकी आंखें लगभग सॉकेट से बाहर निकलने लगीं। यूनक्सियाओं की बोधी गोली 3 बार घूमने के बाद उसकी आत्मिक शक्ति अचानक बढ़ गई, दूसरे स्तर के कीमियागर के स्तर तक पहुंच गई। युआन हाओ का मुंह भी खुला रह गया और उसने आश्चर्य से कहा, क्या उसने अपनी आत्मिक शक्ति को रोक रखा है? वह 3 चक्रों से पहले स्तर की आत्मिक शक्ति का उपयोग कर रहा था, उसके बाद दूसरे स्तर की। मुझे मत बताएं कि उसकी आत्मिक शक्ति बाद में तीसरे स्तर तक बढ़ जाएगी। उसने अपनी आत्मिक शक्ति को इतनी सटीकता से नियंत्रित करने का प्रबंधन कैसे किया? यहां तक कि मैं उसकी वास्तविक ताकत का पता भी नहीं लगा सकता। क्या वास्तव में दुनिया में ऐसी कोई अद्भुत साधना तकनीक है? वांग चेन ने जोर से निगल लिया, जैसे कि उसने अभी अभी एक टोड़ निगल लिया हो, और उसके सीने में दर्द महसूस हुआ। ठंडे पसीने से लथपथ अपने माथे के साथ उन्होंने कहा, मेरे गुरु ने एक बार मुझसे कहा था कि एक अच्छा कीमियागर अपनी आत्मशक्ति का उपयोग सही जगह पर कर सकता है, बिना किसी बर्बादी के। इसलिए यदि एक औसत कीमियागर केवल एक औषधीय गोली को परिष्कृत कर सकता है, तो उसी श्रेणी के वे कीमियागर जो अपनी आत्मशक्ति की बर्बादी को कम करना जानते हैं, कम से कम 3 गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं।
युआन हाओ की आंखों में ईर्ष्या के साथ आश्चर्य का भाव था। आपका मास्टर सही है। यूनक्सियाओ के चेहरे को देखो। उसकी गोली 4 बार घूम चुकी है और फिर भी वह अभी भी इतना शांत दिखता है जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। हालांकि झेंगजोंग की गोली 5 बार घूम चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह पहले से ही अपने बंधन के अंत में है। वांग चेन ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह जानता था कि उसका गुरु सही था, लेकिन यह आत्मा को नियंत्रित करने की एक अत्यंत उन्नत तकनीक थी जिसे उसके गुरु ने भी सीखना शुरू ही किया था। तो एक 15 वर्षीय लड़के को यह तकनीक कैसे पता चली और वह इसका उपयोग भी कैसे कर सका? इस समय युआन हाओ और वांग चेन के अलावा जो धीमी आवाज में बात कर रहे थे, हर कोई हैरान था और गूंगा लग रहा था। दोनों के बीच मैच ने हर किसी पर बहुत मजबूत दृश्य प्रभाव डाला। सन झेंगजोंग सिर से पांव तक ठंडे पसीने से लथपथ था। उसका चेहरा बेहद पीला था और उसकी हरकतें उस मजदूर की तरह अजीब थीं जो हताशा में ईंटें हिला रहा था। दूसरी ओर यूनक्सियाओ की हरकतें सुंदर और सहज थीं। मंत्रमुग्ध मुहरें उसके चारों ओर ऐसे उड़ रही थीं जैसे फूल के चारों ओर तितलियां नाच रही हों। उसका सुंदर चेहरा आंखों को सुखदायक लग रहा था और उस पर टिमटिमाती लौ चमक रही थी। थोड़ी देर बाद युआन हाओ ने ऐसे कहा जैसे किसी ने उसकी छाती पर हथौड़े से वार किया हो। तीसरी श्रेणी। उसकी आत्मिक शक्ति अब तीसरी श्रेणी तक बढ़ गई है। जब बोधि गोली 5वीं बार घूमी तो यूनक्सियाओं से निकलने वाली आत्मिक शक्ति और भी मजबूत हो गई, जो सीधे तीसरे स्तर के कीमियागर के स्तर तक पहुंच गई। झांग किंगफान और जूहान ने एक दूसरे पर चौंककर नजर डाली। उनकी आंखें अस्वाभाविक आश्चर्य और खुशी से भर गईं क्योंकि उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं और यूनक्सियाओं की हर हरकत को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में श्रद्धा इतनी घनी थी कि मानो वे किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि कीमिया के अनथीन रास्ते को देख रहे हों। जैसे ही उन्होंने उनके भाव देखे, किन यांग को अपने दिल में असामान्य अवसाद का विस्फोट महसूस हुआ। वह जानता था कि स्थिति उसके लिए बदतर होने लगी है। उन्होंने गाओ फेंग से नजरें मिलाईं, जो उनके पीछे खड़े थे, और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में चिंताएं देखीं। सन झेंगजोंग ने भी यूनक्सियाओं की आभा की खोज की थी और उसका दिल पहले से ही ऊंची लहरों और जबरदस्त दबाव से भरा हुआ था। फिलहाल उसकी नवजात गोली 7 चक्करों के चरण में प्रवेश कर चुकी थी, जहां वह पहले असफल हो चुका था। उसने सारी सावधानी बरतते हुए अपने जबड़े भींच लिए और दहाड़ने लगा। इस बीच हवा में एक हाथ के थपेड़े के साथ उसकी हथेली में एक गहरे नीले रंग का जेड ताबीज दिखाई दिया, जो नीली रोशनी से चमक रहा था और उसमें से छोटे छोटे विद्युत चाप निकल रहे थे। जैसे ही युआन हाओ की नजर उस पर पड़ी, वह अपनी सीट से कूद गया और चिल्लाया, एक आदिम थंडर ताबीज। वांग चेन भी चौंक गया और उसने चौंकते हुए कहा, क्या वह गोली को गाढ़ा करने के लिए वज्र का उपयोग करने जा रहा है? यदि कोई कीमिया उत्पाद 5वें स्तर से ऊपर होता तो एक प्राकृतिक घटना शुरू हो जाती, और जब यह शोधन प्रक्रिया के दौरान आकार ले रहा होता तो गड़गड़ाहट का बल उत्पन्न होता, जो कि पौराणिक गड़गड़ाहट क्लेश था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वस्तु अत्यधिक स्वर्ग विरोधी थी, इसलिए इसके अस्तित्व को स्वर्गीय दाओ द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी और इसे नष्ट करने के लिए वज्र भेजे जाएंगे। इसलिए 5वीं श्रेणी से ऊपर की किसी भी वस्तु के लिए सबसे बड़ी चुनौती कीमियागरों की आत्मशक्ति की ताकत से नहीं थी, बल्कि यह थी कि क्या वे भीषण संकट का सामना कर सकते थे। हालांकि जो वस्तुएं वज्रपात से गुजरी थीं, वे बेहद शक्तिशाली थीं और इसलिए 5वीं श्रेणी कीमियागरों के लिए एक जल क्षेत्र थी। कई कीमियागर 5वीं स्तरीय वस्तुओं को परिष्कृत कर सकते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश भयंकर कष्टों के सामने राख में बदल जाते थे, जिससे कीमियागरों को 5वीं स्तरीय कीमियागर बनने से रोक दिया जाता था। युआन हाओ ऐसे ही कीमियागरों में से एक थे। सन झेंगजोंग के हाथ में प्राइमर्डियल थंडर ताबीज 5वीं श्रेणी का जेड ताबीज था। इसमें वज्र बल का एक अंश था जिसे किसी शक्तिशाली कीमियागर ने जबरन ले लिया था जब कोई वस्तु वज्र क्लेश को पार कर रही थी। ऐसा जेड ताबीज बेहद मूल्यवान था। निचले स्तर की वस्तुओं को परिष्कृत करते समय इसका उपयोग सीधे किया जा सकता है, जिससे वस्तु के ग्रेड में सुधार के लिए गड़गड़ाहट के बल को ट्रिगर किया जा सकता है।
इसके अलावा चूंकि इसमें मौजूद गड़गड़ाहट की शक्ति को पहले ही परिष्कृत किया जा चुका था, इसलिए इससे अधिक क्षति नहीं होगी और इसका उपयोग करना सुरक्षित था। इसलिए इसे सभी निचले स्तर के कीमियागरों द्वारा एक अनमोल खजाने के रूप में देखा गया था। सन झेंगजोंग ने मुड़कर देखा कि यूंगसियाओ का शोधन 6 स्पिन के चरण में प्रवेश कर गया था। उसकी आंखों में तुरंत ही संकल्प की एक झलक ने अनिच्छा की जगह ले ली। अचानक उसने अपने हाथ में जेड तावीज को सक्रिय किया और उसे कड़ाही पर पटक दिया। अध्याय 115 एक वज्रक्लेश। गड़गड़ाहट। कड़ाही से आकाश और पृथ्वी की शक्तिशाली गर्जना के समान एक प्रचंड ध्वनि निकली। हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने वज्रपात को नीले कड़ाही से बाहर निकलते हुए देखा, जो नवजात गोली के ऊपर से तेजी से निकल रही थी और तुरंत उसके हिंसक सार को चकनाचूर कर रही थी। फिर एक नीले वज्र ने गोली को लपेट लिया और उसे तड़का देना शुरू कर दिया। 8 चक्कर। नवजात गोली से फैल रही गोली की आभा की तरंगों को महसूस करते हुए युआन हाओ ने एक फीकी आह भरी और कहा, ये यूनक्सियाओ मैच हारने वाला है। बोधी गोली 8वीं स्पिन में प्रवेश कर चुकी है। इसके अलावा इसे वज्र द्वारा परिष्कृत किया जा रहा है। भले ही यह 9वीं बार स्पिन नहीं कर सकती है और चौथी श्रेणी तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन यह इससे बहुत दूर नहीं होगी। वांग चेन ने हल्के से कहा, हालांकि यह एक शानदार हार होगी। बात सिर्फ इतनी है कि दांव बहुत नुकसानदेह हैं। उसने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। युआन हाओ अन्यथा सोचते दिखे और उन्होंने कहा, युवा लोग अनिवार्य रूप से गुस्सैल होते हैं और थोड़ी सी उपलब्धि पर हमेशा अहंकारी और खुद पर गर्व महसूस करते हैं। उनके लिए सबक सीखना अच्छी बात है। हाँ हाँ। गोली अब अपना अंतिम आकार ले रही है। सन झेंगजों की आंखें अत्यधिक खुशी से जल उठीं क्योंकि उसके हाथ मंत्रमुग्ध इशारों से चमक रहे थे। वज्रपात से घिरी नीली कड़ाही के ऊपर बोधी गोली ने एक चौंकाने वाली औषधीय शक्ति उत्सर्जित की, क्योंकि यह 8 चक्करों के चरम स्तर पर पहुंच गई थी। गड़गड़ाहट। अचानक गोली के आकार लेते ही तीसरी श्रेणी की नीली कड़ाही उड़ गई, जैसे कि वह अब जबरदस्त दबाव का सामना नहीं कर सकती। जहाज टुकड़ों में बिखर गया और सभी दिशाओं में बिखर गया। कई योद्धा भीड़ से बाहर निकल आए और उन्होंने लोगों को चोट पहुंचाने से रोका। सन झेंगजॉन का चेहरा दया और दर्द से ढका हुआ था, लेकिन जब उसने अपनी हथेली में अंतिम उत्पाद 8 स्पिन बोधी गोली को देखा तो उसका उदास मूड तुरंत गायब हो गया। वह प्रसन्न होकर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ, एक 8 स्पिन वाली बोधी गोली। लड़के, जब तक आप 9 बार घूम चुकी चौथी स्तरीय बोधी गोली को परिष्कृत नहीं कर सकते, आप मैच हार गए हैं। युआन हाओ के चेहरे पर मुस्कुराहट का संकेत था और उन्होंने अनुमोदन करते हुए कहा, झेंगजोंग, ऐसा लगता है कि इस शोधन के बाद आपकी ताकत में बहुत सुधार होगा। हालांकि आपने एक तीसरी श्रेणी की नीली कड़ाही को नष्ट कर दिया है, लेकिन जब आपने एक शीर्ष तीसरी श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत किया तो इसका फल मिला। प्रक्रिया का फिर से अध्ययन करने के लिए अपना समय लें, शायद आप जल्द ही सफलता हासिल करेंगे। सन झेंगजोंग व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए। मेरे लिए इसमें सफल होना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैंने सुधार के दौरान कुछ नया सीखा। वह मुड़ा और यूनक्सियाओं को उदासीनता से देखने लगा। हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी की कुशल तकनीकों ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन उन्हें पूरी तरह से राहत महसूस हुई। जब तक यूनक्सियाओ चौथे चरण में कदम नहीं रख सका, वह मैच हार गया था। झांग किंगफान और जूहान ने चुपचाप एक दूसरे पर नजर डाली। उनके चेहरे चिंतित दिख रहे थे। यहां तक कि उनके जैसे ताजा चौथे स्तर के कीमियागर भी 8 स्पिन बोधी गोली को इतनी आसानी से परिष्कृत करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। लेकिन यूनक्सियाओ के चेहरे पर अभी भी वही शांत अभिव्यक्ति थी और उसने अपनी प्रिमोर्डियल क्यूई के साथ हवा में ही औषधीय गोली को परिष्कृत करना जारी रखा। जल्द ही वह 7वें चक्कर के चरण में था और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। जाहिर है उसकी आत्मशक्ति की खपत भी अधिक हो गई थी। युआन हाओ के चेहरे पर सहानुभूति की गहरी झलक दिखाई दी और उन्होंने आह भरते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह कड़ाही का उपयोग किए बिना बोधी गोली को 7वीं बार तक परिष्कृत करने में कामयाब रहे। और उनकी उम्र
वह इतनी अजीब प्रतिभा है। कितने अफसोस की बात है। उस टिप्पणी को सुनकर सन झेंगज़ोंग का चेहरा चमक उठा और उसकी आंखों में हत्या का इरादा था जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। यूनक्सियाओ की जन्मजात प्रतिभा ने उसके दिल में गहराई तक डर पैदा कर दिया। वह अभी भी बहुत छोटा है। हालांकि मैं उसे अभी हरा सकता हूँ, 5 साल बाद क्या होगा? 10 साल। यह सोचकर कि उसने इतने भयानक अस्तित्व को ठेस पहुंचाई है, सन झेंगज़ोंग को घबराहट होने लगी। मास्टर युआहाओ, क्या आपको लगता है कि उसकी गोली 8वीं स्पिन में प्रवेश कर सकती है? वांग चेन ने हल्के से पूछा। युआन हाओ ने एक पल के लिए ध्यान से देखा और उसके बाद ही उसने जवाब दिया, नीचे की संरचना में आग की लपटें धीरे धीरे कमजोर होने लगी हैं, जो पूरी तरह से खत्म होने के संकेत दे रही हैं। इसके अलावा उसकी आत्मिक शक्ति को एक ही समय में गोली को आकार देने और आग की लपटों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा उम्मीद है। अगर उसने मास्टर झांग क्विंगफैन की तीसरी श्रेणी की बैंगनी कड़ाही को स्वीकार कर लिया होता, तो मुझे लगता है कि उसे गोली को 8 बार घुमाने में कोई समस्या नहीं होती। दुर्भाग्य से यह युवक भी ऐसा ही है। अहंकारी। वांग चेन चुप हो गए। यह स्पष्ट था कि वह उस दृष्टिकोण से सहमत थे। जैसे ही कुछ लोग बात कर रहे थे, यूनक्सियाओं की पुतलियां अचानक बड़ी हो गईं और फिर उनमें से आत्मिक शक्ति की एक धारा निकली जिसने प्राइमर्डियल क्यूई की लपटों को दूर कर दिया जो जमीन से बुझने वाली थीं और उन्हें बोधी गोली में डाल दिया। क्या क्या वह प्रिमोर्डियल क्यूई की लपटों से बोधी गोली के स्तर को जबरन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? हैरान होकर युआन हाओ ने भयभीत होकर चिल्लाते हुए कहा, उस स्थिति में उसके लिए गोली को 8वीं बार घुमाना संभव है, लेकिन आग की लपटें पूरी तरह से बुझने के बाद वह अंत में गोली को कैसे गाढ़ा करेगा? यदि वह गोली को गाढ़ा करने में विफल रहता है तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। और अगर वह ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है तो शक्तिशाली मौलिक ऊर्जा के बिना उसके लिए गोली को उसके 8 स्पिन रूप में बनाए रखना बेहद मुश्किल होगा। वांग चेन की आंखें चमक उठीं। उसे मास्टर सन की 8 स्पिन बोधी गोली का एहसास हुआ होगा, इसलिए वह एक हताश प्रयास कर रहा है। ऐसा करने से उसे सबसे खराब परिणाम गोली का विस्फोट हो सकता है, और चूंकि वह वैसे भी हार रहा है, शायद वह खुद को सफलता की एक पतली संभावना से लड़ सकता है। सफलता की बहुत कम संभावना, सन झेंगज़ोंग ने उपहास किया। क्या एक हताश प्रयास से कोई चौथी श्रेणी को पार कर सकता है? इससे वांग चेन को विराम लगा और फिर उसका चमकता हुआ चेहरा मंद पड़ गया। उसे लगा कि उसने जो कहा वह वास्तव में कुछ हद तक दूर की कौड़ी थी, लेकिन साथ ही वह हैरान भी था। इस अपरिहार्य हार के सामने वह क्या सोच रहा है? क्या यह सब निरर्थक चीजें करने के बारे में है? 8 चक्कर। यूनक्सियाओं की बोधी गोली से हिंसक आभा का विस्फोट हुआ। निश्चित रूप से यह 8वीं स्पिन की स्थिति में प्रवेश कर चुका था और अधिक अस्थिर और नियंत्रित करना कठिन हो गया था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसने जबरदस्ती गोली को नंगे हाथों से 8वें चक्कर की स्थिति में प्रवेश कराया। यह बच्चा वास्तव में एक राक्षस है। युआन हाओ पूरी तरह से स्तब्ध था और उसकी पलकें जोर से हिल गईं। वह अब क्या कर रहा है? प्रिमोर्डियल लॉ के बजाय अपनी प्रिमोर्डियल क्यूई के साथ गोली को परिष्कृत कर रहा है। क्या वह अभी तक गोली को गाढ़ा नहीं करने जा रहा है? क्या वह वास्तव में एक हताश प्रयास कर रहा है? उसकी आवाज में एक गंभीर स्वर था और उसने गहराई से कहा, सुजियांग, अभिनय के लिए तैयार हो जाओ। यदि 8 स्पिन बोधी गोली फट जाती है तो इसकी शक्ति 7 स्पिन से कहीं अधिक होगी। उन्होंने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा के कारण यूनक्सियाओं को बहुत महत्व दिया था, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि दूसरे को ठेस पहुंचे। जहां तक मंच पर मौजूद अन्य लोगों की बात है, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि वे सभी मारे गए। हाँ, मास्टर युआहाओ, सुजियांग ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। उसका दिल भी ऊंची लहरों से भर गया। वह लंबे समय से युआन हाओ का अनुसरण कर रहा था और वह कीमियागरों द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ तकनीकों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था।
उसने जो देखा उसके अनुसार राक्षस वास्तव में एकमात्र शब्द था जिसका उपयोग यूनक्सियाओ का वर्णन करने के लिए किया जा सकता था। यूनक्सियाओ ने एक लंबी सांस ली क्योंकि उसे लगा कि उसके अंदर की आधी प्राइमर्डियल क्यूई एक पल में गायब हो गई है। 3 सितारों वाले मार्शल मास्टर की प्राइमर्डियल क्यूई ही मुझे इस स्तर तक ला सकती है, उसने मन ही मन सोचा। अब एकमात्र चरण गोली संघनन ही बचा है। अगर मुझे उस 8 स्पिन बोधी गोली को हराना है तो मुझे वह चीज आजमानी होगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सन झेंगजोंग के पास प्राइमर्डियल थंडर ताबीज होगा। प्रारंभ में उन्हें विश्वास था कि वह अपनी औषधीय गोली को सीधे 8 स्पिन के शिखर तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अब यह केवल ड्रामे ही समाप्त होगा। खींचना हम्फ। एक तृतीय स्तरीय कीमियागर ने मेरे सामने इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें आज कड़ा सबक सिखाऊंगा। उसने अपनी आंखें झपकाईं और धीरे धीरे उसके माथे पर जलते हुए बादल का निशान उभर आया। यह एक जन्म चिन्ह की तरह लग रहा था, लेकिन साथ ही धीरे धीरे जल रहा था जैसे कि यह जीवित हो। सन झेंगजोंग और युआन हाओ एक ही समय में चौंक गए। उन दोनों के पास दानव की लपटें थीं, और जब यूनक्सियाओ के पास एक ज्वलंत बादल का निशान दिखाई दिया तो उन्होंने पाया कि उनके शरीर में दानव की लपटें अचानक हिलने लगीं और डर का एहसास देते हुए उछलने लगीं, जैसे कि वे भागने की कोशिश कर रहे हों। वह लौ क्या है? वे दोनों यूनक्सियाओं के सामने लगभग अदृश्य लौ के बिंदु को भयभीत होकर घूर रहे थे। यूनक्सियाओ की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी। यह पहली बार था जब वह फीनिक्स ट्रू फ्लेम का उपयोग कर रहा था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसे नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था, और वह केवल लौ की स्पष्टता के धागे को थोड़ा सा छू सकता था, जो कि दिव्य लौ का प्रक्षेपण था जो अब शून्य पर गिर गया था। लेकिन प्रक्षेपण के कारण ही पूरे मंच का तापमान तुरंत बढ़ गया। हर कोई पसीने से लथपथ था। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए जब उन्होंने छोटी, लगभग अदृश्य लौ को बोधी गोली पर हल्के से गिरते देखा। अभी गाढ़ा करो। यूनक्सियाओ के हाथ मंत्रमुग्ध इशारों से चमक उठे। यह इतना तेज था कि सभी की आंखें चौंधिया गईं और शून्य अनगिनत बाद की छवियों से भर गया। मंत्रोच्चार के कई इशारे इतने अजीब थे कि युआन हाओ ने भी उन्हें पहले नहीं देखा था, इसलिए वह बिना पलकें झपकाए चौड़ी आंखों से उन्हें देखता रहा। संघनित करें। जब उसने यह सब कर लिया तो आखिरकार यूनक्सियाओ चिल्लाया। इसके साथ चिलचिलाती गर्मी अचानक कम हो गई क्योंकि सभी असली लपटें गोली में समा गईं, जबकि आकाश में एक काला बादल इकट्ठा होने लगा जिसमें वज्र चमक रहे थे और टिमटिमा रहे थे, जैसे कि बारिश होने वाली थी। युआन हाओ ने अचानक आकाश की ओर देखा और सदमे में चिल्लाया, एक प्राकृतिक घटना। एक तीसरी श्रेणी की औषधीय गोली ने एक प्राकृतिक घटना को जन्म दिया है। इस समय न केवल वह बल्कि उपस्थित सभी कीमियागरों को लगा कि उनका सामान्य ज्ञान टुकड़ों में बिखर गया है। गड़गड़ाहट। अंगूठे जितना मोटा एक वज्र आकाश से गिरा जो सीधे बोधी गोली पर लगा। गोली से तड़तड़ाते हुए बड़ी मात्रा में गड़गड़ाहट तुरंत बाहर फैल गई। आकाश में काले बादल वज्रपात के तुरंत बाद गायब हो गए, जबकि हवा में बोधी गोली अंततः संघनित हो गई और यूनक्सियाओ की हथेली में गिरकर अपना आकार ले लिया। वास्तव में यूनक्सियाओ भी बेहद आश्चर्यचकित था। माना जाता है कि इस स्तर की एक औषधीय गोली के लिए प्रकृति की शक्ति को ट्रिगर करना असंभव था। हालांकि वज्रपात सामान्य वज्रपात से अनगिनत गुना कमजोर था, यह वास्तव में गोली के संघनन के कारण हुआ था। क्या वज्र फीनिक्स ट्रू फ्लेम से आकर्षित हो सकता है? उसने मन में सोचा। उस समय हर कोई स्तब्ध था और उनकी निगाहें यूनक्सियाओ की हथेली में मौजूद औषधीय गोली पर टिकी थीं। गोल गोली एक सुखद, ताज़ा सुगंध दे रही थी। वांग चेन ने जोर से निगल लिया और उसे लगा कि वह ठीक से सोच नहीं पा रहा है। उस औषधीय गोली का स्तर क्या है? भले ही वह चौथे स्तर की औषधीय गोली हो, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह वज्र को आकर्षित कर सके। एक पल के लिए सन झेंगजोंग भयभीत हो गया, लेकिन फिर वह कांप उठा और अपने सदमे से उबर गया। इस बीच उन्हें बेहद घबराहट महसूस हुई। युआन हाओ के चेहरे पर गंभीर भाव थे और उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था।
वह जानता था कि वह भी इस तरह एक गोली को परिष्कृत और गाढ़ा नहीं कर सकता। इसके अलावा अब उसे 5वीं श्रेणी का कीमियागर बनने के लिए बस एक गोली को वज्र से संघनित करना था, लेकिन वर्षों तक खोजबीन करने के बाद भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर भी इसे आज एक युवा व्यक्ति ने पूरा किया। उसकी आंखें उत्साह से भर गईं क्योंकि उसने झांग किंगफान और जूहान के समान ही सम्मान दिखाना शुरू कर दिया। बहुत विनम्र स्वर में उन्होंने कहा, मास्टर यूंगसियाओ, क्या मैं आपकी बोधी गोली देख सकता हूं? अध्याय 116 छद्मचतुर्थ स्तरीय। यूनक्सियाओ मुस्कुराया और हाथ से अपने माथे का पसीना पोंछा और फिर गोली बढ़ा दी। मास्टर युआ हाओ जज हैं, इसलिए मुझे स्वाभाविक रूप से आपको इसे देखने देना होगा। गोल औषधीय गोली युआन हाओ के हाथ में लुढ़क गई और उसने दोनों गोलियां एक साथ रख दीं और उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उनका आकार और रंग लगभग समान था, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर था। सन झेंगजोंग की गोली पर एक हल्की नीली रेखा थी, जबकि यूनक्सियाओ की दो, एक नीली और एक लाल थी। उनकी तुलना करने के बाद युआन हाओ खुद को पूछने से नहीं रोक सका, मास्टर यूंगसियाओ, आपकी गोली पर दो लाइनें क्यों हैं? और उस गड़गड़ाहट संकट का क्या हुआ? सामान्य गड़गड़ाहट क्लेश इतना कमजोर नहीं होगा। खुद से अनजान होकर उसने यूनक्सियाओ को मास्टर कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया था, जो सन झेंगजुंग के कान में बेहद अप्रिय लग रहा था। ओह, मुझे उस वज्रपात के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर सच कहा जाए तो यह पहली बार है जब मैंने तीसरी श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत किया है। क्या पहली बार? हर कोई हैरान था, उनके चेहरे अविश्वसनीय थे। युआन हाओ ने झांग क्विंगफैन की ओर देखा और जब उसने झांग क्विंगफैन को इसकी पुष्टि करने के लिए थोड़ा सिर हिलाते हुए देखा तो उसे ऐसे अविश्वसनीय तथ्य पर अपना सिर चकरा गया। सन झेंगजुंग को लगा कि इन प्रहारों से उसका दिल और अधिक अभिभूत हो रहा है। वह अब और कष्ट नहीं सहना चाहता था, इसलिए उसने आग्रह किया, मास्टर युआ हाओ, परिणाम क्या है? विजेता कौन है? युआन हाओ ने एक बार फिर ध्यान से गोलियों की तुलना की, फिर चुपचाप विचार किया। अंत में उन्होंने कहा, मास्टर यूनक्सियाओ विजेता हैं। क्या? सन झेंगजोंग को अचंभित कर दिया गया और वह अगले ही पल गुस्से में आ गया। यह कैसे संभव है? मेरी एक चरम 8 स्पिन गोली है, चौथी श्रेणी के नीचे सबसे मजबूत औषधीय गोली। फिर से ध्यान से देखें, मास्टर युआ हाओ। भले ही उसकी एक चरम 8 स्पिन गोली भी हो, मैच ड्रा है। उपस्थित सभी कीमियागर महसूस कर सकते थे कि यूनक्सियाओ की गोली चौथी श्रेणी की गोली नहीं थी और उसे शीर्ष तीसरी श्रेणी की गोली होनी चाहिए। सन झेंगजुंग के सवाल के सामने युआन हाओ क्रोधित नहीं हुए, बल्कि धैर्यपूर्वक समझाया, हाँ, आपकी बोधी गोली एक चरम तृतीय स्तरीय औषधीय गोली है, लेकिन मास्टर यूनक्सियाओ एक छद्म चौथी स्तरीय औषधीय गोली है। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि एक छद्म चौथी स्तरीय गोली कैसे बनाई जाती है। सन झेंगजुंग चिल्लाने से पहले एक पल के लिए रुके, असंभव। एक छद्म चौथी स्तरीय औषधीय गोली चौथी स्तरीय गोली के शोधन के दौरान हुई गलती का परिणाम है। यह चौथी स्तरीय गोली नहीं है और केवल एक चौथे स्तरीय कीमियागर ही इसे परिष्कृत कर सकता है। यह लड़का स्पष्ट रूप से सिर्फ एक तीसरी स्तरीय कीमियागर है। उसकी आंखें क्रोध से जल उठीं। मास्टर युआ हाओ, क्या आप इस लड़के के साथी हैं? युआन हाओ का चेहरा काला पड़ गया और वह चिल्लाया, आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं, सन झेंगजुंग? प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। हाँ, यूनक्सियाओ ने हंसते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था, मास्टर युआ हाओ, वह निश्चित रूप से हार स्वीकार करने से इनकार कर देगा। थोड़ा शांत होने के बाद युआन हाओ ने दोनों स्टोरेज रिंग यूनक्सियाओ की ओर फेंक दी और कहा, ये मास्टर यूनक्सियाओ की चीजें और पुरस्कार हैं। फिर उसने सन झेंगजुंग पर अपनी नजरें जमाईं और ठंडे स्वर में कहा, अपने शब्दों का सम्मान करें, घुटने टेकें और मास्टर यूनक्सियाओ को प्रणाम करें। वह सन झेंगजुंग के प्रति विनम्र था, लेकिन अब वह एक फूटते हुए ज्वालामुखी की तरह था। सभी कीमियागर गौरवान्वित और महान थे और वे कभी भी इस तरह की बदनामी नहीं झेल सकते थे, सैकड़ों हजारों लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। युआन हाओ ने यूनक्सियाओ के साथ उसके लिए हस्तक्षेप करने के बारे में सोचा था।
आखिरकार एक महान कीमियागर के लिए किसी के आगे झुकना मौत से भी बदतर था। लेकिन अब उन्होंने ये विचार छोड़ दिया था। सन झेंगजोंग ने अपनी कब्र खुद ही खोद ली थी। जब उसने युआन हाओ को अपनी स्टोरेज रिंग यूनक्सियाओ की ओर फेंकते देखा तो सन झेंगजोंग दर्द से चिल्लाया। और जब उसने सुना कि दूसरा उसे घुटने टेकने और झुकने के लिए कह रहा है तो वह बुरी तरह कांपने लगा और उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया। मंच पर मौजूद सभी दरबारियों और नीचे 8 लाख सैनिकों के साथ उसकी ओर देखते हुए, अगर वह अब घुटने टेक दे और झुक जाए तो वह जीवन भर दुनिया का सामना कैसे करेगा। अब अपने घुटनों पर बैठ जाओ। हर कोई इंतजार कर रहा है, युआन हाओ ठंडे स्वर में चिल्लाया। हमने आपकी वजह से इतना समय बर्बाद किया है। यदि आप अभी भी घुटने नहीं टेकना चाहते हैं तो मैं सुजियांग से आपकी मदद करने के लिए कहूंगा। सन झेंगजोंग पीला पड़ गया और उसने अपने होंठ काटे, जिससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसी समय सुजियांग ने हल्के से उंगली की ओर इशारा किया। 2 वस्तुएं हवा में सीटी बजाती हुई उड़ी और सन झेंगजों के घुटनों से टकरा गईं, जिससे उनमें से खून निकलने लगा। दर्द ने उसके पैरों की ताकत छीन ली और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। फिर उसका सिर अचानक जमीन पर पटक गया, मानो उसे किसी जोर से धकेला जा रहा हो। अपनी उंगलियों को पंजों की तरह थोड़ा मोड़कर यूनक्सियाओ ने शून्य के पार से अपना सिर पकड़ रखा था। पहला प्रणाम मेरे सामने अहंकारी होने के लिए है। गड़गड़ाहट। खून के छींटे जमीन पर फैल गए। सन झेंगजोंग को चारों तरफ से नीचे धकेल दिया गया और वह यह देखकर भयभीत हो गया कि वह किसी भी तरह से अदृश्य शक्ति से मुक्त नहीं हो सका। यहां तक कि सुजियांग की पुतलियां भी सिकुड़ गईं, उसका दिल सदमे से भर गया। इस युवक की मार्शल आर्ट की खेती 3 सितारा मार्शल मास्टर जितनी सरल नहीं है। दूसरा प्रणाम उस सारी संपत्ति के लिए है जो आपने ली परिवार के खजाने से लूटी है। गड़गड़ाहट। कोर्टो ने मंच को हिला दिया। सन झेंगजोंग के पूरे चेहरे पर खून था, लेकिन यह अजीब था कि वह अभी तक बेहोश नहीं हुआ था। तीसरा कौतुक किसके लिए है? यूनक्सियाओ। ली चुनयांग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और वह यूनक्सियाओ से निकलने वाली हत्या के इरादे को हल्का सा महसूस कर सकता था। आखिरी काउंटो संभवतः सन झेंगजोंग को मार देगा, इसलिए उसने तुरंत चिल्लाकर इसे रोक दिया। उसे छोड़ दो। अगर उसकी वजह से ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे अंकल चेन बहुत पहले ही मर गए होते। यूनक्सियाओ झिझका, लेकिन जब उसे लगा कि यह लड़का अब भविष्य में उसके लिए खतरा नहीं बनेगा तो उसने उसे कूड़े के थैले की तरह एक कोने में फेंक दिया। जो लोग दूसरों को अपमानित करते हैं वे हमेशा दूसरों द्वारा अपमानित होंगे। अपने दादाजी की खातिर मैं आज तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अब से अपने आप से अच्छा व्यवहार करो। सन झेंगजोंग मिट्टी के ढेर की तरह बिना हिलेडुले कोने में सिकुड़ा हुआ था और उसके चेहरे से खून बह रहा था और उसका माथा गंदा था। लेकिन उसके शरीर का दर्द उसके दिल के दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं था। उसकी आत्माएं खत्म हो गई थीं और वह ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा भी खत्म हो गई हो। आज के बाद वह फिर कभी सिर न उठा सकेगा। युआन हाओ ने ठिठुरते हुए कहा, मास्टर यूनक्सियाओ, आपको इस तरह एक नीच आदमी के साथ अपनी सांसें बर्बाद नहीं करनी चाहिए। पहले उसने आपकी निंदा की, फिर जानबूझकर एक पेचीदा विषय लेकर आया और अंत में हार मानने से इनकार कर दिया जब वह स्पष्ट रूप से मैच हार गया था। वह सभी कीमियागरों के लिए अपमानजनक है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। जब कोई आदमी नीचे गिर जाता था तो हर कोई उसे लात मारता था, यही तो दुनिया की रीत थी। किसी ने सन झेंगजोंग को दोबारा नहीं देखा, जैसे कि वह कोने में पड़ा हुआ कोई कुत्ता हो। युआन हाओ ने अपनी अंगूठी से एक छोटा सा बक्सा निकाला, फिर उसके पास गया और उसे यूनक्सियाओ को सौंप दिया। आज के मैच ने साबित कर दिया है कि मास्टर यूनक्सियाओ के पास तीसरे स्तर के कीमियागर की ताकत है। चूंकि मैं फायरक्रो एम्पायर के कीमियागर संघ में मूल्यांकन का प्रभारी हूं, इसलिए अब मैं आपको तीसरे स्तर का बैच प्रदान करूंगा। कृपया इसे स्वीकार करें, मास्टर यूनक्सियाओ। बक्से के अंदर एक बिल्ला पड़ा था जो न तो सोना था और न ही जे। यूनक्सियाओ ने इसे दूर रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मास्टर युआहाओ।
युआन हाओ की आंखों में खुशी की झलक चमक उठी और उन्होंने विस्मय में कहा, आप मेरे जीवन में अब तक देखे गए सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, मास्टर यूनक्सियाओ, और मुझे यकीन है कि आपको भविष्य में महान उपलब्धियां मिलेंगी। आज आपको तीसरे स्तर के कीमियागर का यह बैज प्रदान करने के लिए यहाँ आना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से बात की, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि यूनक्सियाओ की भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से उस ऊंचाई तक पहुंचेंगी जिसकी उन्हें आवश्यकता होगी। और आज उसने जो किया वह कुछ हद तक उनके बीच दोस्ती स्थापित करने का एक प्रयास था। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यूनक्सियाओ हंसा। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, मास्टर युआहाओ। वैसे मुझे आपकी मास्टर कहने की आदत नहीं है। आप बस मुझे यंग मास्टर यूं कह सकते हैं। वांग चेन भी मदद नहीं कर सके, लेकिन आगे बढ़े और बोले, यूं युवा मास्टर यूं, हालांकि आप मुझसे छोटे हैं, मैं वास्तव में चाहता हूं कि मैं तियानशुई में रह सकूं और आपसे सीख सकूं। यूनक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए उसका अध्ययन किया और कहा, तो आप यांगडी के शिष्य हैं। वह अब कैसा है? वांग चेन रुका, फिर उसकी आंखों में एक हैरानगी भरी झलक दिखाई दी। उन्होंने अनुमान लगाया था कि यूनक्सियाओ जून रुयुन का शिष्य होना चाहिए। अगर यह सच था, तो यूनक्सियाओ को यांग डी को अंकल मास्टर कहकर संबोधित करना चाहिए, न कि उनके नाम से। इसके अलावा उसका लहजा ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पुराने दोस्त के बारे में पूछ रहा हो। क्या वह मास्टर का अच्छा दोस्त हो सकता है? लेकिन उसकी उम्र, उसका सिर सवालों से भरा हुआ था, इसलिए उसने बस अपनी मुट्ठी बंद की और कहा, मैं हूं। मेरे गुरु कुछ महीने पहले ही आत्मा निर्माण के सागर में जा चुके हैं। ओह! यूनक्सियाओ एक पल के लिए रुका, फिर खुशी से हंसा। तो क्या उसके पास पहले से ही 7वें स्तर तक पहुंचने का आत्मविश्वास है? बिल्कुल। मेरे गुरु तियानशुई से थे, और वर्षों से मैं उनके गृहनगर की यात्रा करना चाहता था। आज तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है। वांग चेन ने इधर उधर देखा और अचानक कहा, मैंने सुना है कि जब मेरे गुरु ने तियानशुई छोड़ा, तो उन्होंने एक पेंटिंग का एक स्क्रॉल छोड़ा, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई पेंटिंग का अर्थ समझ सकता है, तो वह व्यक्ति उससे कुछ भी करने के लिए कह सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह पेंटिंग अभी भी तियानशुई में है। मैं हमेशा इसे देखना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या मेरे पास इसे समझने का सौभाग्य है। यूनक्सियाओ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ओह, ऐसी कोई पेंटिंग है? तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? युआन हाओ ने अविश्वसनीय ढंग से पूछा। यूनक्सियाओ ने अपना सिर हिलाया और चारों ओर देखा। इस बीच झांग क्विंगफान ने तुरंत कहा, यह सच है, मास्टर यूनक्सियाओ। पेंटिंग अब भी शाही महल में संग्रहित की जा रही है, और यह तियानशुई का एक राष्ट्रीय खजाना है। यांग डी ने पेंटिंग करना कब सीखा? यूनक्सियाओ ने आश्चर्य से पूछा। झांग क्विंगफान मुस्कुराया। वह पेंटिंग लॉर्ड यांग डी का काम नहीं है, बल्कि उनके गुरु लॉर्ड गु फेयांग का है। लॉर्ड यांग डी ने उस दिन कहा था कि वह सीखने में बहुत धीमे थे, और गुस्से में आकर लॉर्ड गु फेयांग ने स्क्रॉल को चित्रित किया और उसे उन पर फेंक दिया। उसके बाद दशकों तक उन्होंने पेंटिंग का अर्थ समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि कोई इसका अर्थ समझ सकता है, तो वह उस व्यक्ति के लिए अपनी क्षमता के भीतर कुछ भी करेंगे। यूनक्सियाओ ने अपने सिर पर थपथपाया और भौहें सिकोड़ते हुए गहराई से सोचने लगा। क्या मैंने उस स्क्रॉल को चित्रित किया? मैं इसे याद क्यों नहीं रख सकता? किन झेंग, जिन्होंने कभी एक शब्द भी नहीं कहा था, ने अचानक कहा, वास्तव में मैं इस पेंटिंग को हर समय अपने साथ रखता हूं। जब भी मैं खाली होता हूं, तो इसका अर्थ जानने की उम्मीद में इसे निकाल लेता हूं। लेकिन दुर्भाग्य से उसने अपनी अंगूठी से एक पुराना स्क्रॉल निकाला और किसी से इसे खोलने के लिए कहा। दो यमदूतों ने सावधानी से पेंटिंग को मंच पर फैला दिया और सभी की नजरें तुरंत उस पर टिक गईं। जैसे ही यूनक्सियाओ ने इसे देखा, उसे एक पल के लिए खालीपन महसूस हुआ और फिर वह जोर से हंस पड़ा। वह इतनी जोर से हंसा कि उसकी सांसें लगभग थम गईं। अध्याय 117 चित्रकारी। यह पहाड़ों और नदियों की पेंटिंग थी। केंद्र में मुख्य शिखर था,
जिसके बाएं और दाएं अलग अलग ऊंचाई की चोटियां थीं। पहाड़ों पर परत दर परत सफेद बादल छाए हुए थे, जो धीरे धीरे हिलते हुए प्रतीत हो रहे थे। वहां दो झरने भी थे, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर चट्टानों के बीच से गिर रहे थे। चित्रकार अत्यंत कुशल था और पेंटिंग के ऊपर और नीचे खाली जगह पर दो कविताएं थीं। युआन हाओ ने कहा, भगवान गु फेयांग वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा हैं। वह न केवल मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंचे, विभिन्न कीमिया तकनीकों का आविष्कार किया, बल्कि संगीत, शतरंज, सुलेख और पेंटिंग में भी उन्हें उच्च उपलब्धियां मिलीं। अकेले कारीगरी को देखते हुए यह पेंटिंग पहले से ही एक उत्कृष्ट कृति है। वांग चेन ने बार बार सिर हिलाया। फिर उसने आश्चर्य से यूंगसियाओ को देखा और उत्सुकता से पूछा, युवा मास्टर यू, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप इस पेंटिंग का अर्थ जानते हैं? जैसे ही उन्होंने यूनक्सियाओ की ओर देखा तो हर किसी का दिल तेजी से धड़कने लगा। यदि उसे पेंटिंग का अर्थ पता होता तो वह यांग दी से उसके लिए कुछ भी करने के लिए कह सकता था, जो एक बहुत बड़ा उपकार था। यही कारण था कि किन झेंग हमेशा इसे अपने साथ रखते थे और जब भी वह खाली होते थे तो इसका अध्ययन करते थे, लेकिन दशकों तक उन्हें कुछ नहीं मिला। यूनक्सियाओ ने न हंसने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह रुक नहीं सका। अंत में उन्हें अपने शरीर पर कई एक्यूप पॉइंट्स पर इशारा करना पड़ा, तब जाकर उन्होंने धीरे धीरे अपनी हंसी रोकी। तो हाँ हाँ, तो हाँ हाँ, माफ करना, हाँ हाँ हाँ, मैं खुद को भूल जाता हूँ, हाँ हाँ हाँ। एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ युआन हाओ ने पूछा, क्या यह पेंटिंग वास्तव में इतनी मजेदार है? यंग मास्टर यूं, उन्होंने कुछ समय तक इसका अध्ययन किया, लेकिन उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो मजेदार लगे। कुछ और क्षणों तक बेतहाशा हंसने के बाद यूनक्सियाओ ने कविताओं की ओर इशारा किया और कहा, उन्हें कुछ बार ध्यान से पढ़े। हाँ हाँ, यांग दी को वास्तव में खुद पर कोई शर्म नहीं है। हाँ हाँ। वांग चेन का चेहरा चमक उठा और उसकी आंखों में क्रोध का संकेत था और वह चिल्लाया, आप मेरे मास्टर यंग मास्टर युन का अपमान मत करो। इस बीच युआन हाओ ने कविताओं को ध्यान से देखा और उन्हें धीमी आवाज में पढ़ा। हरी विलो शाखाएं लगभग जमीन पर गिर जाती हैं। बांसुरी की वादी ध्वनि विलो और देर से लौटने वाले बादलों के साथ होती है। युद्ध के मैदान में प्रकाशस्तंभ चंद्रमा की ओर उत्तर में अपनी किरणें फेंक रहे हैं। जैसे ही टोपियां घूमती हैं और नर्तक कूदते हैं तो सुनहरी घंटियां बजती हैं। जब उसका काम खत्म हो गया तो उसने कुछ देर सोचा, लेकिन उसे हंसने के लिए कुछ नहीं मिला। तो उसने अपनी नजरें नीचे लिखी कविता की ओर घुमाईं। तो अब लोगों ने चांग यांग को समर्थन दे दिया है। और क्रोधित जिरोंग बीदी लौट आया। डूबते सूरज के पार कहाँ है जन्मभूमि? लहरों में सुनहरे मोती हैं। कविताओं में क्या खराबी है? उपस्थित कई दरबारी भी विचार कर रहे थे, कविताओं में छिपे रहस्य का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल्द ही सभी भ्रमित हो गए। लुओ युनशांग ने भी अपनी सांसों के बीच कविताएं पढ़ी, लेकिन वह भी इसका अर्थ नहीं समझ सकी। दूसरी ओर यूनक्सियाओ ने भीड़ की ओर तिरछी नजर से देखा और एक शब्द भी नहीं कहा। फुक, वास्तव में कविताओं का अर्थ क्या है? हमें जल्दी बताओ, ये चुन्यांग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर तुमने हमें अभी नहीं बताया तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। मुस्कुराते हुए यूनक्सियाओ ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि गु फेयांग ने ये दो कविताएं किस मनोदशा में लिखीं? एक पल की चुप्पी के बाद ही वांग चेन ने कहा, उनका मूड खराब होना चाहिए क्योंकि उनका शिष्य धीमी गति से सीखता था। यूनक्सियाओ ने ताली बजाई और हंसा। न केवल वह बुरे मूड में था, बल्कि वह किसी को डांटने वाला था। हालांकि गु फेयांग एक चतुर लेखक की तरह कसम खाने के लिए बहुत अच्छा लेखक है। पहली कविता में प्रत्येक वाक्य के पहले शब्द और दूसरी कविता में प्रत्येक वाक्य के अंतिम शब्द को देखें। एक एक। भीड़ तेजी से फिर से कविताओं को देखने लगी, जबकि वांग चेन ने इसे हल्के से पढ़ा। यांग दी ए मूर्ख, यांग दी ए स्वर, हाँ हाँ। यूनक्सियाओ हंसी से दहाड़ा। यह सही है मास्टर वांग।
दो कविताओं का सही अर्थ है यांगडी एक मूर्ख है और यांगडी एक सुअर है। हाँ हाँ, सभी लोग मौके पर जमे हुए थे। फिर भी वांग चेन का चेहरा उतर गया। वह धिक्कारने ही वाला था कि उसे याद आया कि उसने ही सबसे पहले दो वाक्य पढ़े थे। उसने झट से अपना मुंह दोनों हाथों से ढक लिया। किन झेन भी पूरी तरह से स्तब्ध था। उन्होंने वर्षों तक चित्रकला का अध्ययन किया था और सभी प्रकार के विचारों के साथ आए थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इसका वास्तविक अर्थ इतना सरल होगा। युआन हाओ के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था जब वह शर्मनाक ढंग से हंस रहा था। हालांकि उत्तर सामने आ गया था, लेकिन किसी ने भी उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं की। तो यही उत्तर है। हाँ हाँ हाँ, वांग चेन घाटे में था। यह हम नहीं जानते कि उत्तर सही है या गलत। मैं अपने मास्टर को इसके बारे में सूचित करूंगा, और यदि यंग मास्टर युन सही है तो मेरे मास्टर स्वाभाविक रूप से आपके लिए अपनी क्षमता के भीतर कुछ भी करेंगे। दरअसल उसे यकीन था कि उत्तर सही है, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। इसलिए वह इसे इतने युक्तिपूर्ण ढंग से ही कह सका। इससे भीड़ स्तब्ध रह गई और हर कोई यूनक्सियाओ को ईर्ष्या से देख रहा था। यांग डी से उसके लिए कुछ भी करने के लिए कहना बहुत सौभाग्य की बात थी। उस पल में किन यांग का चेहरा उतर गया। अपनी आंखों को अंदर की ओर घुमाते हुए वह आगे बढ़ा और एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, आप वास्तव में तियानशुई का गौरव हैं, युवा मास्टर युन। अगर एक दिन मैं इस राज्य का राजा बनने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली रहा तो मैं निश्चित रूप से अपनी बहन रुक्स्यू की शादी आपसे कर दूंगा और आपको राज्य का राजा बना दूंगा। यह सभी के लिए स्पष्ट था कि वह यूनक्सियाओं से आग्रह कर रहा था और पेश की गई शर्तें आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक थीं। किन यू को अचंभित कर दिया गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि किन यांग अचानक से यह चाल चल देगा। अब सभी दरबारियों को पता था कि यूनक्सियाओ केवल एक शब्द के साथ यह तय कर सकता है कि ताज का राजकुमार कौन होगा, क्योंकि उसने न केवल 3/4 स्तर के कीमियागरों का पक्ष और दोस्ती जीत ली थी, यांग दी को उसके लिए कुछ भी करने के लिए कहने का मौका दिया था, बल्कि मंच के नीचे 8 लाख सैनिकों का समर्थन भी हासिल किया था। ये सब दोनों राजकुमारों द्वारा तैयार किए गए हर तुरुप के पत्ते को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त थे। गुस्से में किन यू अपना प्रस्ताव लेकर आने ही वाला था कि वह अचानक बेहोश हो गया। यूनक्सियाओ को राज्य का राजा बनाना पहले से ही सर्वोच्च पुरस्कार था, इससे बेहतर कुछ नहीं था। और रुक्सू से उसका विवाह करना उसे शाही परिवार के साथ बांधने का एक कार्य था, जो किसी से पीछे नहीं एक तरीका था। किन रुक्स्यू की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने गुस्से से कहा, किन यांग, तुम्हें मेरी शादी की व्यवस्था करने का कोई अधिकार नहीं है। किन यांग हंसे। रक्सू, तुम्हें पूरे तियानशुई में यंग मास्टर युन से बेहतर कोई आदमी नहीं मिल सकता। क्या तुम सच में ऐसे उत्कृष्ट पति को छोड़ना चाहती हो? किन यू इतना चिंतित था कि उसकी हथेलियों से पसीना आ रहा था। वह वास्तव में डर गया था कि यूनक्सियाओ प्रलोभन में पड़ जाएगा और अचानक अपने बड़े भाई के पास चला जाएगा। युवा मास्टर यूं, अगर मैं सम्राट बन गया तो मैं आपको उनके वादे से कहीं अधिक दूंगा। हालांकि वह यह नहीं सोच पा रहा था कि वह यूनक्सियाओ को और अधिक कैसे देगा, इसलिए वह बस उसकी ओर विनती पूर्वक देखता रहा। मुस्कुराते हुए यूनक्सियाओ ने पूछा, तुम्हारी राय में रुक्स्यू तुम्हारे भाइयों में से कौन सम्राट बनने के लिए उपयुक्त है? रुक्स्यू ने गुस्से से कहा, उनमें से कोई नहीं। यूनक्सियाओ ने भौहें चढ़ा दी। यह कठिन है। क्या आपके कोई और भाई हैं? यह सुनकर दोनों राजकुमार उत्सुकता से चिल्लाए, रक्सू। इससे रक्स्यू को विराम मिल गया। यूनक्सियाओ की परेशान अभिव्यक्ति को देखकर उसे लगा कि उसका दिल धड़कने लगा है। क्या वह सचमुच इतने महत्वपूर्ण मामले पर मेरी राय पूछ रहा है? क्या यह हो सकता है? क्या यह हो सकता है? उसने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की और उसका चेहरा लाल हो गया। किन यांग ने जल्दी से कहा, रक्सू, जब मैं सिंहासन पर चढ़ूंगा मैं तुरंत तुम्हें शांति की राजकुमारी एक की उपाधि प्रदान करूंगा, एक महान उपाधि जो सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर है।
किन रुक्स्यू की आंखें ठंडी हो गईं। अवचेतन रूप से उसने अपनी छाती बाहर निकाली और गुर्राते हुए कहा, खुद को शांति की राजकुमारी माने, मैं यह नहीं चाहती। हालांकि किन यू भी एक बेवकूफ है, कम से कम वह आपसे बेहतर है। हंसते हुए यूनक्सियाओ किन झेंग के सामने चला गया और कहा, महामहिम, इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए शासन नहीं कर सकता। कृपया पद छोड़ दें और राजकुमार किन यू को सिंहासन सौंप दें। किन यांग का चेहरा तुरंत लाल हो गया, जबकि किन यू खुशी से चमक उठा और उत्साह में अपनी हथेलियां रगड़ता रहा। किन झेंग की धुंधली आंखें साफ होने लगीं। यूनक्सियाओ की ओर देखते हुए उसने थोड़ा सिर हिलाया और उसी क्षण उसका चेहरा स्वास्थ्य से चमक उठा, मानो उसके दिल की समस्या अचानक हल हो गई हो। उन्होंने यूनक्सियाओ से कहा, तुम्हारे साथ किन यू की तरफ से मैं अब तियानशुई को सुरक्षित रूप से उसे सौंप सकता हूं। लेकिन तुम्हें मुझसे एक बात का वादा करना होगा। कृपया मुझे बताएं, महामहिम। किन झेंग ने किन यांग की ओर देखा, जो उसके पीछे उदास चेहरे के साथ खड़ा था, और आह भरी। चाहे कुछ भी हो, आपको यांगर को जीवित रखना होगा। मुझे डर है कि जैसे ही मैं मरूंगा, आप सभी उसे मेरे पीछे आने पर मजबूर कर देंगे। उन्होंने स्वयं शाही परिवार की क्रूरता का अनुभव किया था। उन्होंने किन यू से नहीं पूछा। इसका कारण यह था कि वह समझते थे कि जो लोग शाही परिवार में पैदा हुए थे, उन्होंने कभी भी अपनी बात नहीं रखी और उनकी नज़र में सत्ता ही एकमात्र चीज थी। और एक संक्षिप्त संपर्क के माध्यम से उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यूनक्सियाओ एक विश्वसनीय व्यक्ति था। किन यांग थोड़ा कांप गया और उसने अविश्वास से किन झेंग को देखा। उसके हृदय में अचानक अपराध बोध उमड़ पड़ा। यूनक्सियाओ ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं। किन झेंग ने राहत की सांस ली और फिर गंभीर स्वर में कहा, मैं आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा करता हूं। पूरे मंच पर और उसके नीचे एकदम सन्नाटा छा गया। हर कोई सांसें रोके घोषणा का इंतजार कर रहा था। गड़गड़ाहट। अचानक दूर क्षितिज से गड़गड़ाहट की आवाज आई। सभी ने भौहें सिकोड़ लीं, मुड़े और आकाश में 3 छोटे काले बिंदु देखे जो उड़ने के साथ साथ बड़े होते जा रहे थे। युआन हाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और संदेह से कहा, वह है। फिर भी किन यांग उछल पड़े और बेतहाशा हंसे। हाँ हाँ, वे अंततः यहाँ हैं। तुम कभी भी मेरी बराबरी नहीं करोगे। किन यू, वह जिस तुरुप के पत्ते का इंतजार कर रहा था, वह आखिरकार आ गया। किन यू की पलकें जोर से हिल गईं। उसे बहुत बुरा लगा। दरबारियों का सिर चकरा गया। क्या सिंहासन का उत्तराधिकार सचमुच इतना कठिन था? वे पहले ही कई उतार चढ़ावों से गुजर चुके थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आगे और भी कुछ होगा। किन झेंग का चेहरा भी काला पड़ गया और वह 3 निकट आने वाले बिंदुओं को उदासीनता से देखने लगा। जब वे काफी करीब आ गए तो भीड़ ने देखा कि वे वास्तव में 3 उड़ने वाले रथ थे। प्रत्येक रथ पर झो का एक विशाल चरित्र चित्रित किया गया था, जो दोनों तरफ अनाज की 2 बालियों से लिपटा हुआ था, जो किसी परिवार का प्रतीक प्रतीत होता था। यकीन से युआन हाओ धीमी आवाज में चिल्लाया। उड़ने वाले रथ फायरक्रो साम्राज्य की उच्चस्तरीय युद्ध मशीनें थीं। केवल 4थी श्रेणी के कीमियागर ही ऐसी मशीनें बना सकते थे और वे बेहद महंगी थीं। साम्राज्य के केवल कुछ महत्वपूर्ण दरबारी और रईस ही उनके मालिक होने के पात्र थे। लेकिन अब उनमें से 3 यहाँ थे और प्रत्येक को किसी न किसी परिवार के प्रतीक के साथ चित्रित किया गया था। इससे उपस्थित सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। वे यहाँ क्यों हैं? किन यू का दिल डूब गया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। अत्यधिक खुशी और दुहक के बार बार अनुभव ने उसे थका दिया था और मानसिक रूप से टूटने के कगार पर था। रुकने से पहले रथ धीरे धीरे मंच के किनारे आ गए और हवा में मंडराने लगे। उनमें से एक विशाल कांस्य डेक धीरे धीरे फैला और गड़गड़ाहट के साथ मंच पर गिर गया।